राजस्थान उपचुनावों के परिणाम आ चुके हैं। आपको बता दें कि 7 में से 5 सीटें बीजेपी के दामन में आई है। हालांकि जब टिकट का डिक्लेरेशन हुआ था उस समय भाजपा का हर बड़ा नेता, अध्यक्ष जी हो, सीएम साहब हो, सभी ये बोल रहे थे कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और अगर हम छीनेंगे तो हम कांग्रेस की सीटें छीनेंगे। और शायद वही आज यहाँ पर दिखा है। खींवसर में प्रभारी रहे थे अशोक सैनी जी, हमारे साथ में इस समय मौजूद है। भाई साहब, हम 7 सीटों की पहले हम बात अगर कर लें तो जो एक तो दौसा और एक आपकी 84 सीट, वहाँ पर आशाजनक परिणाम नहीं आए। हालांकि वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो बहुत कम मार्जिन रहा। क्या कहें? देखिए, निश्चित रूप से 7 सीटों की उम्मीद हम सबको थी। हमारी टीम ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक मजबूत रणनीति के साथ सब 7 विधानसभा में काम करा था। और दूसरी ओर थोड़ी खुशी इस बात की है कि इन 7 में से एक पर ही हम थे और एक से हम 5 हो गए। और झुंझुनू और खींवसर की एक जो इनके गढ़ थे, जहाँ भाजपा पिछले कुछ समय से बाहर थी, वहाँ हम जीते हैं और अच्छे मतों से जीते हैं। उस बात की खुशी भी है। दौसा थोड़े अंतर से हारे हैं हम, 84 थोड़े अंतर से हारे हैं। और निश्चित रूप से आगामी समय के अंदर इन विधानसभाओं पर भी पार्टी कैसे जीते, इसको लेकर के हम काम करेंगे। अच्छा, खींवसर का प्रभार आपके पास में था और खींवसर एक ऐसी सीट है जहाँ से हनुमान बेनीवाल करीब 10 साल तक वो वहाँ पर काबिज रहे और इस बार भी ऐसा लग तो रहा था चुनावी यात्राओं के दौरान, और बार बार हनुमान बेनीवाल कह भी रहे थे कि पहले उन्होंने रामायण का उदाहरण उन्होंने दिया था कि पहले राम आए, फिर लक्ष्मण जी आए, अब आपको आपकी भाभी सीता को जिताना है। और उसके बाद में गजेंद्र सिंह खींवसर जी का भी एक बयान आया एन वोटिंग से एक दिन पहले शाम को कि मेरी मूंछों का सवाल है। इस प्रकार के जो ये भी बयान जो इन चुनावों में चले, क्या आपको लगता है ऐसे बयानों की ज़रूरत है? देखिए, हनुमान बेनीवाल तो हमेशा से ही इस प्रकार के बयानों के लिए जाना जाता है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता न्यूसेंस नहीं करता, गलत बयानबाजी नहीं करते। हमारे प्रदेश के बहुत बड़े किसान नेता सतीश पूनिया जी जब वहाँ प्रचार के लिए जाते हैं तो हनुमान उन पर लूज टॉकिंग करता है। हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिसको 8 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं, हमारे संविधान ने उनको चुना है, उस पर लूज टॉकिंग करना, महिलाओं पे लूज टॉकिंग करना, हनुमान बेनीवाल और उसके लोगों की कल्चर इस प्रकार की रही है। भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक आधार के ऊपर हम लोग लड़ाई लड़ते हैं और हम अपने विकास के मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ते हैं। तो मैं समझता हूं कि ओछे बयानबाजी नहीं होने चाहिए। रही बात खींवसर साहब की, तो खींवसर साहब का बयान किसी भी एंगल से ये समाज को तोड़ने वाला नहीं है, कोई ओछा बयान नहीं है, न्यूसेंस क्रिएट करने वाला बयान नहीं है। आप अगर अपने आप को चुनौती दे रहे हैं कि ये चुनाव हम जीतेंगे, नहीं तो मैं मूंछ कटवा लूँगा, इसमें किसी को ठेस नहीं पहुँचती, तो मैं समझता हूँ कि उनकी चर्चा हमारे साथ नहीं हो। हमारे नेता हर तरीके से वैचारिक रूप से संस्कारवान कार्यकर्ता हमारे नेता है, कार्यकर्ता हैं। तो ये जीत जो है ये भी इन सब सिद्धांतों को लेकर के, हमारे विचारधाराओं को लेकर के, हमारे विकास के मुद्दों को लेकर के ये जीत जनता ने हमको दी है। सब इन चुनावों में हमने कई सारी चीज़ें देखी, बयानबाजियां भी देखी और नरेश मीणा का हमने प्रकरण भी देखा। तो इस प्रकार के प्रकरणों से क्या लगता है आपको कि आगे भी, अब क्योंकि कहते हैं बीजेपी के बारे में कि बीजेपी 365 दिन चुनावी मोड में होती है, तो ऐसे में चुनावी मोड में होना और इस प्रकार की घटनाएं बीच चुनाव में हो जाना, क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात को क्लियर करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनावी मूड में नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन अपने संगठन को मजबूत करने के लिए लगी रहती है, भारत के निर्माण के लिए लगी रहती है। देश के लिए अच्छी योजनाएं कैसे हो, देश के लिए अच्छे व्यक्तियों का निर्माण कैसे हो, एक राजनीति में एक अच्छे चरित्रवान कार्यकर्ता का निर्माण कैसे हो, उन कामों के लिए भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करती है। उन्हीं कामों के बीच में एक काम है जो चुनाव, जिसे हम सब कहते हैं, चुनाव आती है तो स्वाभाविक रूप से हम लोग चुनाव के लिए कोई अलग से तैयारियां नहीं करते। हम 365 दिन काम करने वाले लोग हैं, तो भले ही वो चुनाव आए, भले ही कोई आंदोलन आए, भले ही कोई विकास की बात आए, या भले ही कोई त्रासदी आए, कोई किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश के साथ, जनता के साथ हरदम खड़ा रहता है। तो भारतीय जनता पार्टी
कभी भी चुनावी या इस प्रकार से काम नहीं करती, 365 दिन काम करती है। बाकी पार्टियां केवल चुनाव के लिए, अपने परिवार के लिए काम करती है। और हनुमान बेनीवाल या ब्रिजेंद्र ओला, इन परिवारों को परिवारवाद, वंशवाद को बढ़ावा देने के लिए जनता ने पूर्ण रूप से खारिज कर दिया। मतलब एक विशेष बात ये भी देखा, हालांकि सलूम्बर सीट हम जीत गए हैं, लेकिन जब परिणाम आ रहे थे, रुझान आ रहे थे, तो उस समय एक विशेष बात ये नोट करी गई और राजनीतिक विश्लेषकों ने भी कहा कि शायद जनता ने जो ये सहानुभूति वोटों का जो समीकरण होता है, क्योंकि एक सहानुभूति वोट कांग्रेस के पास भी था, एक हमारे पास भी था, तो उस समय ऐसा लग रहा था कि शायद जनता अब सहानुभूति वोट के समीकरण को नकार रही है। हालांकि सलूम्बर की जो जीत है वो बहुत ज़्यादा मतों से नहीं है, 300 साढ़े 300 मतों से। इस पर क्या है? देखिए, जब परिणाम आते हैं तो उतार चढ़ाव तो चलता ही रहता है। खींवसर के अंदर भी हम लोग पहले 7 राउंड में आगे हुए, 8वें 9वें राउंड में आरएलपी आगे हुई, फिर 10वें राउंड से फिर हम लोग आ गए। तो ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो निश्चित रूप से वहाँ एक कड़ा संघर्ष था। परिणाम कई तरीके के रहे होंगे और कई फैक्टर कई रहे होंगे, लेकिन परिणाम हमारे फेवर में आया है। थोड़ा वोटों का अंतर फिर भी कम रहा है, तो वहाँ का स्थानीय हमारा संगठन और प्रदेश संगठन इसके ऊपर निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर मंथन करेगा और पार्टी वहाँ और अधिक मजबूती के साथ आगे बढ़े। इन पे निश्चित रूप से प्रदेश नेतृत्व और जिला नेतृत्व काम करेगा। एक आखिरी सवाल, चुनावों के दौरान हमने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को कई जगह पे गमछा हिलाते हुए, डांस करते हुए देखा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कई बार उनका हाथ पकड़ कर आपका गमछे वाला डांस तो दिखा दो। आज वही डोटासरा साहब जब पीसी कर रहे थे तो बहुत ही विनम्र दिखाई दिए, बहुत शांत दिखाई दिए और हार को उन्होंने स्वीकार करा। देखिए, ये मैं कहूँगा इस लेवल पे एक राष्ट्रीय पार्टी का एक प्रदेश का मुखिया जो कई बार कैबिनेट में रहा है, इस प्रकार के छिछोरे तौलिया हिलाना चलाना, ये एक बहुत नीचे स्तर की राजनीति है। जनता को अनावश्यक गाने बजाने में, डांस नाच गाना कर करके इस प्रकार से करना, इसकी औकात जनता ने बता भी दी। और अगर विनम्रता आज दिखा रहे तो मैं समझता हूँ ये विनम्रता नहीं है, ये उनके हार से वो पूर्ण रूप से टूट चुके हैं। क्योंकि पहले प्रदेश के चुनाव जब हुए तब जनता ने उनको खारिज किया। लोकसभा चुनाव में थोड़ा बहुत उनको जो बहुमत मिला उससे वो अति उत्साहित होकर के नाच गाना कर रहे थे। किसी कारण से वो चुनाव थोड़े हम सीटें कम ले पाए, लेकिन तुरंत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सक्रिय हुए, अपनी कमियों को ठीक करते हुए हमने काम किया। आज 7 में से जहाँ 1 हमारे पास थी, आज 5 हमारे पास है। ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है और गोविंद डोटासरा जैसे नेता चंद दिनों तक चलते हैं और ये छिछोरेपन की राजनीति लंबे समय तक नहीं चलती। कई मरतबा प्रेस वार्ता में उन्होंने अपने मोबाइल से मोर की आवाज़ निकाली है कि बीजेपी का तो मोरिया बोल गया। अब क्या लगता है आपको, किसका मोरिया बोला? रियल में इस देश में अगर किसी का मोरिया बोला है तो वो कांग्रेस पार्टी का बोला है। कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी, कांग्रेस पार्टी आज़ादी से पहले की पार्टी, और कांग्रेस समय समय के ऊपर झूठ बोलती रही। कांग्रेस का लंबे समय तक देश में राज रहा। कांग्रेस का कभी सूर्य अस्त नहीं होता था। पूरे भारत के सभी उत्तर दक्षिण सब पूर्व पश्चिम में कांग्रेस का राज था। आज कांग्रेस सिमट करके 1-2 प्रदेशों में रह गई है, वो भी कहीं कहीं किसी तरीके से अलायंस करके या झूठे वादे करके राहुल गांधी ने, उस तरीके से कांग्रेस आ गई है। पूरे प्रदेश के अंदर, ना केवल राजस्थान में, पूरे भारत के अंदर उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक कांग्रेस का मोरिया बोल चुका है। आने वाले समय के अंदर आपको कांग्रेस की और दुर्गति नजर आएगी। ये थे मेरे साथ अशोक सैनी जी, जिनके पास इन उपचुनावों में खींवसर का प्रभार था। इनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस का मोरिया पूरे भारत में बोल चुका है और कहीं ना कहीं ये जो परिणाम आए हैं ये वाकई में कांग्रेस पार्टी के लिए आँख खोलने वाले हैं। और कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो बूथ मैनेजमेंट करा था ये उस बूथ मैनेजमेंट की जीत है। हालांकि आपको बता दें कि जनता दरबार लगातार 7 सीटों पर फील्ड में भी गया था और वहाँ पर कहीं ना कहीं ये भी देखा गया कि कई प्रत्याशियों को, भले ही वो कांग्रेस के प्रत्याशी हों या बीजेपी के प्रत्याशी हों, उन्हें अकेला छोड़ दिया गया है। अकेला छोड़ने से इन द सेंस ये मतलब है कि बड़े नेता वहाँ पर प्रचार करने जाते तो थे, लेकिन अक्सर वहाँ पर देखा गया कि प्रत्याशी खुद ही अपनी मेहनत कर रहा है, भले ही वो खींवसर की सीट हो या फिर सलूम्बर की सीट हो। तो कहीं ना कहीं भाजपा के संगठन को ये भी देखना पड़ेगा कि भले ही चुनाव उपचुनाव हो या मेन चुनाव हो, पार्टी को पूरी शक्ति के साथ में जुटना पड़ेगा ताकि आगे आने वाले समय में जीत का अंतर इतना सा ना हो, बहुत बड़ा अंतर हो। हालांकि 7 में से 5 सीटें भाजपा जीत चुकी है। जैसा कि शुरुआत में भी हमने बताया था कि
बीजेपी सिर्फ एक सीट अपनी मान रही थी, बाकी तो सीटें उनका कहना था कि हम अगर छीनेंगे या हम अगर जीतेंगे तो हम कांग्रेस की सीटें छीनेंगे, और यही परिणामों के बाद में देखने को भी मिला। बीजेपी के पास पहले एक सीट थी, अब बीजेपी के पास में 4 सीटें और आ गई हैं। और इसी प्रकार से अगर काम करते रहे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कामों की स्वीकार्यता कहीं ना कहीं भाजपा के तमाम नेता बोल रहे हैं कि वो पूरी हुई है, वो देखी जा रही है, और इसी का शायद ये परिणाम है कि इस उपचुनाव के अंदर इस प्रकार के 7 में से 5 सीटें जीतने का जो परिणाम आया है वो वाकई में एक सुखद एहसास बीजेपी के लिए है, बीजेपी के हर नेता के लिए है। और भी कई लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। पूजा जी भी हमारे साथ यहाँ पर आई हैं। पूजा जी, इस जीत को किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, 11 महीने की भजनलाल सरकार पर जनता का संपूर्ण आशीर्वाद, विश्वास, प्रेम, और उस काम को जो काम 11 महीने की सरकार ने किया, जनता ने पूर्ण उसको आशीर्वाद देते हुए जीत में परिणित किया है कि वो विश्वास जनता में कायम हुआ है सरकार का कि जो हम कहकर आए थे, जो 23 के चुनावों में आशीर्वाद जनता ने दिया, उसको पूरा करने के लिए जिस तरह सरकार ने अपने सारे कार्यों को पूर्ण किया, वो जीत उसके सारे पूरे कार्यकर्ताओं की जीत है। और मैं ये कहूँगी ये 7 सीटों की जीत है हमारी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन जिस 2 सीट को हम लूज़ भी करें वहाँ मार्जिन इतना कम है, तो कार्यकर्ता ने और जनता ने संपूर्ण, जिसे जनता का आशीर्वाद है, कार्यकर्ता की मेहनत है, तो हमारे लिए वो भी जीती है। 7 सीटों के समीकरणों की अगर हम बात करें तो जब टिकट डिक्लेयर हुए थे, फिर धीरे धीरे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा था, उस समय कई राजनीतिक पंडितों ने 7-0 का आंकड़ा दे दिया था। फिर उसके बाद और चुनाव आगे बढ़ा तो चलो ठीक है, 2 सीटें जीत जाएंगे, 3 जीत जाएंगे, लेकिन ये जो परिणाम आया है, क्या आप लोगों ने भी इसकी कल्पना करी थी? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी आप देखिएगा, जब भी चाहे मुख्यमंत्री हों चाहे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हों, दोनों का एक जैसे कहें ये उपचुनाव जनता के बीच में जाके वो परीक्षा देनी थी कि 11 महीने में उन्हें जो जनता के सामने वो कैसे खड़े उतरे, या नए अध्यक्ष किस तरह से संगठन को मजबूती से ले पाए। तो ये जिस तरह संगठन और सरकार ने जो एक तालमेल था, संगठनात्मक रूप से जिस तरह आदरणीय मदन राठौर जी ने एक कार्यकर्ता का उपयोग लेना, जिसे कहते हैं ना, बहुत अच्छे से किया, तो उपचुनाव में ये विराट जीत इसी को दर्शाती है कि जब सरकार और संगठन का शानदार तालमेल हो और काम आप अच्छा करो, जनता के सामने खड़े उतरो जो वो चाहती है, तो उसका परिणाम जनता हमेशा विजय श्री के रूप में देती है, आशीर्वाद निरंतर देती ही देती है। भाजपा सरकार के 10 महीने के कार्यकाल का भी कुछ असर देखने को मिला? ये कार्यकाल का ही असर है। ये सरकार के कामों को जिस तरह संगठन के लोगों ने लोगों तक पहुंचाया, कामों को लेके गए, और आज एक एक जैसे कार्यकर्ता ने वोटर तक ये बातें पहुंचाई, जो काम हुआ, मुख्यमंत्री ने स्वयं 7 की 7 विधानसभा में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराना, काम को देखना, उसकी मॉनिटरिंग करना, इसी तरह अध्यक्ष जी ने जिस तरह से काम की मॉनिटरिंग की और उसको पूरे एक एक समाज से लेके वोटों तक पहुंचाने का, वोटर्स तक कैसे पहुंचना है संगठन को, तो ये जो मॉनिटरिंग की गई है, ये जो काम कराया कार्यकर्ता से, ये परिणति है। तो सरकार के कामों का ही ये परिणाम है कि आज संगठन ने काम करके विजय श्री दिलाई है, क्योंकि पार्टी के जो प्रत्याशी होते हैं वो संगठन के लोग होते हैं, तो ये काम मिला है। ये थे हमारे साथ पूजा कपिल मिश्रा जी, और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि सरकार के 10 महीने के कार्यकाल का भी असर इन चुनावों में देखने को मिला, और शायद यही एक सबसे बड़ी वजह है कि 7 में से 5 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज करी है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।